अब बेटा नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, जब अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़े थे तो अपन ने एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखी थी जिसमें साइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम थे उनमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा था। तो सबसे छोटा मेंबर अगर साइक्लो अल्केन्स का अगर मैं देखूं तो वो कौन सा वाला है हमारे पास, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब साइक्लोप्रोपेन तो ओबीसी बात है, यहां दिख रहा है कितने कार्बन हमारे पास 3 और ये एक सिंगल रेगुलर ट्राइंगल हमारा दिख रहा है। इनके अंदर एक नई स्ट्रेन सस्टेन करती है मॉलिक्यूल के अंदर जिसको बोलते हैं अपन एंगल स्ट्रेन। दो स्ट्रेन के बारे में अपन ने पहले ही बात कर ली है, एक कहलाती है टॉर्शनल स्ट्रेन, एक कहलाती है स्टेरिक स्ट्रेन, है ना। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और। टॉर्शनल स्ट्रेन होती थी हमारी जब बॉन्ड पेयर मतलब एडजेसेंट एटम के ऊपर जो बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन होता है दैट गिव्स द राइज टू दी टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, और स्टेरिक स्ट्रेन जो होती है वो किसके रेस्पेक्ट में होती थी, मॉलिक्यूल का अपना साइज या रेस्पेक्टिवली इसकी जो वंडरवाल रेडियस है उसके रेस्पेक्ट में जो रिपल्शन एलिमेंट या कह सकते हो ग्रुप के बीच में होता है, तो दैट इज गिविंग द राइज टू दी स्टेरिक स्ट्रेन। अब एक और स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है दैट्स कॉल्ड व्हाट दी एंगल स्ट्रेन, है ना। क्या लिखा हुआ एंगल स्ट्रेन के लिए कि द बॉन्ड व्हेन द बॉन्ड एंगल इज लेसर और ग्रेटर देन द डिजायर्ड एंगल। अगर किसी भी एलिमेंट के अबाउट अपन दो बॉन्ड देख रहे हैं और उन दो बॉन्ड के बीच में रेस्पेक्टिवली अगर एंगल की वैल्यू जितो जो डिजायर्ड वैल्यू है उससे कम या उससे ज्यादा अगर होती है तो मॉलिक्यूल को एक स्ट्रेन सस्टेन करना पड़ता है जिसको बोलते हैं अपन एंगल स्ट्रेन। ठीक है, जैसे अगर यहां पे बात करो तो थ्योरेटिकली अगर मैं इस कार्बन को बात करूं, ये कार्बन तो यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए और 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को लेके हो गए। टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए कितने, 4। हाइब्रिडाइजेशन हो गया मेरा sp3। अब sp3 कार्बन अगर यहां दे रखा है तो sp3 कार्बन के लिए बॉन्ड एंगल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, है ना। 109 डिग्री 28 मिनट का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन यहां पे अगर मैं बॉन्ड देखूंगा तो ये बॉन्ड कितना है हमारा 60 डिग्री। तो जैसे मैंने कहा कि व्हेन द बॉन्ड एंगल वैल्यू इज लेसर और ग्रेटर, मतलब अगर बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो डिजायर्ड एंगल है उससे कम या उससे ज्यादा अगर होती है तो मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन आ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द एंगल स्ट्रेन। मतलब अब 2 स्ट्रेन जो पहले इनकॉर्पोरेट किए थे टॉर्शनल और स्टेरिक स्ट्रेन, उसके अलावा एक स्ट्रेन मॉलिक्यूल के अंदर और हो सकता है दैट्स कॉल्ड एज व्हाट द एंगल स्ट्रेन। ठीक है, अब अपन यहां पे बात कर लेते हैं डिफरेंट साइक्लो अल्केन्स की। ठीक है, 1 बाय 1 मेंबर बढ़ रहा है, साइक्लोप्रोपेन, देन ब्यूटेन, देन पेंटेन, हेक्सेन के बाद हेप्टेन एंड सो ऑन। अब यहां पे अगर देखें तो लिखा हुआ है मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मतलब ये मॉलिक्यूल कौन सी वाली फॉर्म के अंदर मोर ओवर एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो वो हम फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करें साइक्लोप्रोपेन की तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स परफेक्टली अ प्लेनर, मतलब इसमें हमारे पास सारे कार्बन एक ही प्लेन में होते हैं इसके स्टेबल कन्फर्मेशन के अंदर। और अगर मैं हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन की बात करूं तो यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब ये मैंने यहाँ पे बोर्ड के परपेंडिकुलर पार्ट पे साइक्लोप्रोपेन बना दिया। अपवर्ड डाउनवर्ड हाईली वैलेंसी मेरे पास हाइड्रोजन की हो गई दोनों कार्बन के ऊपर, और इसी तरह से यहाँ भी अपवर्ड और डाउनवर्ड ये वैलेंसी हो गई इसके तीनों कार्बन के अबाउट। क्लियर है। अब अगर यही चीज अगर मैं यहाँ पे सोच के चलूं कि साइक्लोब्यूटेन भी एग्जैक्टली प्लेनर है, तो एग्जैक्टली प्लेनर होगा तो रेस्पेक्टिवली क्या होगा, जैसे इन हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास क्या होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन एग्जिस्ट कर रहा होगा क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है। तो साइक्लोब्यूटेन के अंदर हमारे पास जो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनता है वो बनता है इसका ट्विस्टेड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट दी ट्विस्टेड फॉर्म। अब ये कहें सर ट्विस्टेड फॉर्म किस तरह से हो गया, तो ये ट्विस्टेड फॉर्म इस तरह से हो गया हमारे पास कि आप ऐसे समझो लाइक वी आर टेकिंग अ पेपर, या आप अज्यूम कर लो कि दिस इज नथिंग बट अ साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अगर आप ये सब चीजें देखेंगे तो उसको रिस्पेक्टिवली घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पे ऐसे समझो बच्चे कि हर कार्बन के ऊपर आपके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऊपर हाइड्रोजन हो गया नीचे हाइड्रोजन हो गया, ऊपर हाइड्रोजन नीचे और इधर भी ऊपर और नीचे और ऊपर नीचे, 4 हाइड्रोजन हमारे पास टॉप साइड हो गए, 4 हाइड्रोजन हमारे पास बॉटम साइड हो गए। अगर ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली प्लेनर होता अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर तो रेस्पेक्टिवली यहां पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन के बीच का जो हमारे पास बॉन्ड पेयर है इनके बीच में रिपल्शन हो रहा होता, इनके बीच में रिपल्शन हो रहा होता तो रेस्पेक्टिवली क्या होता हमारे पास रिलेटिवली मॉलिक्यूल में स्ट्रेन और ज्यादा हो जाएगी। पहली स्ट्रेन तो ये दिख रही है कि अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखूं तो ये बॉन्ड एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री। अगर मैं इस कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को पूरा प्लेनर अज्यूम कर रहा हूं तो 90 डिग्री हो गया। डिजायर्ड एंगल चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन बॉन्ड एंगल दे रखा है कितना 90 डिग्री, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन सस्टेन हो रहा है। अब
ये एंगल स्ट्रेन सस्टेन करने के साथ साथ टॉर्सनल स्ट्रेन भी सस्टेन कर रहा था, तो वो स्ट्रेन को अगर अपन मिनिमाइज करें तो यहां भी ये इस तरह से हो सकता है कि वी आर हैविंग, ये जैसे मैंने यहां बॉन्ड ले लिया और ये वाला पार्ट यहां पे बॉन्ड ले लिया, अगर मान लो इस मॉलिक्यूल को मैं ट्विस्ट करता हूं, लाइक इफ इट इज गेटिंग ट्विस्टेड, अगर ये अपने आप को ट्विस्ट करे तो आप यहां पे देखना ध्यान से कि ये वाला जो कार्बन है, इसके जो हाइड्रोजन है, उनका ओरिएंटेशन तो जाएगा आपके पास टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये दे दिया, और ये वाला जो कार्बन है उसका ओरिएंटेशन जाएगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। मतलब ये होगा कि हमारे पास जो CH-CH बॉन्ड जो एक दूसरे के आगे पीछे थे, ट्विस्टेड वाली फॉर्म के अंदर अगर देखेंगे तो रेस्पेक्टिवली उनके बीच का जो डिफरेंसेस कह सकते हो कि जो उनके बीच के डिस्टेंसेस है वो हमारे पास क्या होगी, टू सम एक्सटेंट बढ़ जाएगी। अब ऐसा भी नहीं कि ट्विस्टिंग करके पूरा इसको मोड़ दिया, ट्विस्टिंग स्लाइटली ट्विस्टिंग होती है, उससे हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होते हैं उनमें भी जरा सा वेरिएशन आता है, लाइक वन बिकम्स 88 डिग्री एंड अनदर बिकम्स 92 डिग्री। मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर कंप्लीटली प्लेनर नहीं होता। यहां मॉलिक्यूल में अगर बात करें तो ये कौन सी वाली फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दी ट्विस्टेड फॉर्म। इसी तरह से अगर मैं यहां पे आगे बढ़ूं, लाइक अगर मैं बात करूं यहां पे साइक्लोपेंटेन की, तो साइक्लोपेंटेन इज ऑल्सो बेसिकली नॉट अ प्लेनर ज्योमेट्री, ये भी प्लेनर पूरा नहीं होता, मतलब सारे कार्बन सेम प्लेन में नहीं होते। इसमें भी क्या होता है कि जो एक फ्लैप होती है, ये फ्लैप ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई रहती है। क्लियर? ऐसा इसलिए हुआ, अगेन यहां भी अगर देखूंगा तो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम हो गए, अगर ये फ्लैप यहां पे अपवर्ड शिफ्ट हो रखी होगी तो रेस्पेक्टिवली इससे क्या होगा, हमारे पास रिलेटिवली जो टॉर्सनल स्ट्रेन है वो हमारे पास क्या होगा, कम हो जाएगा। हाइड्रोजन अपनी साइज की वजह से एक दूसरे को रिपल्शन नॉर्मली नहीं करते। क्लियर? अच्छा, एंगल स्ट्रेन की बात करें तो अगर मैं एक रेगुलर पेंटागन की बात करूं तो यहां पे बॉन्ड एंगल मेरा होता है 108 डिग्री, 108। जैसे ये रेगुलर हो गया तो दिस इज नथिंग बट 108 डिग्री, ये वाला पार्ट हो गया तो 90 डिग्री, ये वाला पार्ट हो गया 60 डिग्री। तो अगर एंगल स्ट्रेन की बात करें इसमें, तो एंगल स्ट्रेन का उतना सिग्निफिकेंस इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है लगभग जितना हमारा sp3 कार्बन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये कंपाउंड अपने आप को जो स्टेबलाइजेशन वाला फॉर्म रखेगा वो रहता है हमारे पास ये, एंड दिस इज कॉल्ड एज इनवेलप फॉर्म। ये कौन सा वाला फॉर्म हो गया हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दी इनवेलप फॉर्म। ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन के लिए हो गया। अब बात करें साइक्लोहेक्सेन की। एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली अगर बात की जाती है तो इन सभी केसेस में जितना भी हमारे पास देखा जाए तो सभी साइक्लोएल्केन्स के लिए अगर बात करें तो साइक्लोहेक्सेन इज फाउंड टू बी हैविंग द हाईएस्ट स्टेबिलिटी अमंग ऑल दिस पार्ट। मतलब बॉन्ड एंगल हमारे पास जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एंगल स्ट्रेन बढ़ेगी, सॉरी भाई वैसे वैसे एंगल स्ट्रेन क्या होगी, कम होगी। अब यहां पे अगर बात करूंगा तो साइक्लोपेंटेन से जब साइक्लोहेक्सेन पे आ जाता हूं और अगर मैं कहूं कि यहां पे मेरे पास ये परफेक्टली एक रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन होगा तो उस केस में तो बॉन्ड एंगल इसका 120 हो गया। अब 120 हो गया तो अभी सी बात है इसकी 120 वैल्यू 109 डिग्री से ज्यादा हो गई, ज्यादा होगी तो यहां पे क्या होगा, एंगल स्ट्रेन फिर से बढ़ने लग जाएगा। बॉन्ड तो आपने डिजायर्ड से बड़ा कर दिया या डिजायर्ड एंगल से कम कर दिया, दोनों केसेस में मॉलिक्यूल में स्ट्रेन पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन ये एग्जैक्टली प्लेनर या फ्लैट नहीं होता। अगर बात करें कि सर साइक्लोपेंटेन में एंगल स्ट्रेन सबसे कम आ रही है बिकॉज ऑफ दी बॉन्ड एंगल की एग्जैक्टली उतना जा रहा है जितना कि हमें sp3 कार्बन के लिए चाहिए, और यहां पे तो 120 हो रहा है। अगर ये 120 हो रहा है तो यहां तो स्ट्रेन बढ़ जानी चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइक्लोहेक्सेन बेसिकली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अमंग ऑल दोस एल्केन। रीजन बीइंग क्या कि ये इस वाली फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, दिस इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। साइक्लोहेक्सेन जो होता है दैट एग्जिस्ट इन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एज अ चेयर फॉर्म। अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में कौन सी वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म के अंदर। और ये जो हमारे पास चेयर फॉर्म होती है, इस चेयर फॉर्म के अंदर अगर बात करें तो चेयर फॉर्म के अंदर द मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टॉर्सनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन एंड एंगल स्ट्रेन। अब कहें सर कैसे, यहां तो बॉन्ड एंगल 120 दिख रहा था, चेयर फॉर्म के अंदर कैसे ये चेंज हो गया। तो अगर आप यहां पे देखोगे, अब इसका 3D ज्योमेट्री अपन ड्रॉ करेंगे थोड़ी देर के अंदर, यहां पे अगर देखोगे तो यहां मॉलिक्यूल में कोई भी प्रकार का स्ट्रेन यानी कि एंगल स्ट्रेन भी बिल्कुल नहीं है। यहां पे अगर बात करें टॉर्सनल स्ट्रेन तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता और स्टेरिक स्ट्रेन भी एग्जिस्ट नहीं करता। कब तक, जब तक कि कोई सब्स्टिट्यूएंट यहां पे अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको पेपर के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं कि जैसे ये वाला पार्ट अपन ने लिया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द एनवेलप फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई है, एनवेलप फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें, ये साइक्लोपेंटेन के लिए था, किसके लिए था, साइक्लोपेंटेन के लिए। अब अगर मैं यहां पे इसी को साइक्लोहेक्सेन वाली फॉर्मेट में दिखाना चाह रहा हूं तो वेल वी आर एबल टू ड्रॉ इट इन दिस वे। आप वैसे केमिस्ट्री के मॉडल भी यूज कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप देख सकते हो, और बाकी आधा जो है ये अपन इस तरह की फॉर्मेट में देख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द चेयर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारे पास, यहाँ पे
चेयर फॉर्म। अब अपन इस फॉर्म के अंदर ये समझेंगे कि जो हाइड्रोजन की ओरिएंटेशंस हैं वो किस किस तरह से लगी हुई रहती है, सो दैट इसमें रिपल्शन का पार्ट जो है वो मिनिमाइज हो रखा है, या यूं कह सकते हो कि ये सभी स्ट्रेन से फ्री क्यों है। सो लेट अस सी दी कंफर्मेशन फॉर साइक्लोहेक्सेन कि हमारे पास इसमें इन दोनों बॉन्ड के अलावा बाकी हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन कहां कहां पे होती है। क्लियर? तो विल सी दी कंफर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। Now writing this part, आप नोट्स साथ में बनाते जाना इसमें, ठीक है। जैसे जैसे फॉर्मेट लिखा हुआ है वैसे तो आपके पास साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, एनवेलप फॉर्म ये जो है इतना ज्यादा एग्जाम के रेस्पेक्ट में सिग्निफिकेंस नहीं रखता, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अपन एक एक करके जैसे साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं तो उससे पहले आपको बेसिक आइडिया बाकी फॉर्म्स का भी होना चाहिए। अब जैसे बात किया अपन ने कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अभी अभी मैंने कहा कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर कोई भी स्ट्रेन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। वी आर हैविंग दिस पार्ट आल्सो, एंगल स्ट्रेन वाले पार्ट को भी रख कर रहा हूं। होप डेफिनेशन आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक। जो भी डेफिनेशंस या जो भी नोट्स आपको बोर्ड पे लिखने के बाद लिखने में ना आए तो आप उस वीडियो को पोस्ट करना और पोस्ट करने के बाद अपना सारे नोट्स बनाते रहना। अब जैसे बात की अपन ने सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म साइक्लोहेक्सेन के अंदर हमारे पास कौन सी बताई, चेयर फॉर्म, ठीक है। वैसे एक चेयर का जब दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्जन होता है तो देयर आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स आर ऑब्टेन्ड फॉर द साइक्लोहेक्सेन। उसको भी समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसका एक चेयर फॉर्म की बात करते हैं। ये अपन ने यहां पे बनाई, दिस इज गिवन एज अ चेयर फॉर्म, ठीक। इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन भी ड्रॉ करेंगे और इसका हमारे यहाँ पे सोहर्स टाइप का प्रोजेक्शन भी ड्रॉ करेंगे, जिससे कि अपन आइडिया लगा सकें कि रिस्पेक्टिवली इसके अंदर कोई भी स्ट्रेन क्यों नहीं अवेलेबल हो रहा है, या ये मॉलिक्यूल सभी स्ट्रेन से फ्री क्यों है। इसको थोड़ा सा स्लांटेड व्यू अपन ने दे दिया एंड दिस इज क्रिएटेड इन दिस वे, ठीक है। आपको मैं साइक्लोहेक्सेन का फॉर्म बनाने के लिए थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि आप क्या करोगे। सबसे पहले तो यहां पे क्या करो, यू कैन क्रिएट अ पैरेलल लाइंस, ठीक है। स्लांटेड लाइन इस तरह से लिख लिया अपन ने। एक पॉइंट आप नीचे ले लो, यहां पे नीचे पॉइंट लेके इसको इससे मिला दो, एक पॉइंट यहां पे ऊपर ले लो और इस वाले पार्ट को इससे मिला दो। सो यू आर एबल टू क्रिएट अ चेयर फॉर्म इन दिस केस, ठीक है। ये तरीका है, वापस से देख लो एक बार क्या किया, फिर से रिपीट कर देता हूं। ये वाली फॉर्म ले ली, ये वाली लाइन ले ली, ठीक है। दो पैरेलल लाइन ले लिया अपन ने, इंक्लाइन लाइन ले ली। इसके बाद यहां पे क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, इसको इससे मिला दिया, दूसरा पॉइंट ले लिया, इसको यहां से इससे मिला दिया। दिस इज नथिंग बट द चेयर फॉर्म फॉर द साइक्लोहेक्सेन। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, एक्चुअली इसमें क्या है कि वैलेंसीज की अगर मैं बात करूं तो वैलेंसीज का ओरिएंटेशन दो तरह से होता है। दो वैलेंसी तो ऑटोमेटिकली यहां पे रिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट हो ही गई। अब बची हुई दो वैलेंसी है जिसपे हमें हाइड्रोजन लगाना है। तो साइक्लोएल्केन में, साइक्लोहेक्सेन के अंदर हमारे पास एक वैलेंसी जो होती है वो अपवर्ड ऐसे पॉइंट आउट करती है और एक वैलेंसी अगर देखेंगे तो ऐसे डाउनवर्ड पॉइंट आउट करती है। अगर अपवर्ड वैलेंसी वाले पार्ट को बात करें तो इस वैलेंसी को नाम देते हैं अपन एक्सियल वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, एक्सियल वैलेंसी। और ये वाला जो पार्ट होता है दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज व्हाट, द इक्वेटोरियल वैलेंसी, ठीक है। मतलब कार्बन के अंदर, मतलब साइक्लोहेक्सेन में जब कार्बन के अंदर अपन देखें तो दो वैलेंसीज तो जो है दैट हैज बीन फुलफिल्ड बाय द रिंग इटसेल्फ। कार्बन का कार्बन से बॉन्ड हो गया। अब बची हुई जो दो वैलेंसी होती है उनमें वो दो पोजीशन एक्वायर करता है, एक कहलाता है एक्सियल पोजीशन, एक कहलाता है इक्वेटोरियल पोजीशंस। एक्सियल पोजीशन जो होती है वो अपवर्ड होती है और इक्वेटोरियल जो हो गई वो डाउनवर्ड हो गई। अब या फिर एक्सियल अगर बाद में एडजेसेंट कर लूंगा तो डाउनवर्ड होती है और अपवर्ड होंगी। मतलब एक्सियल हमारे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड वैलेंसीज होती हैं। अब किस तरह से पॉइंट आउट किया इसको यहाँ पे, तो जैसे अपन ने यहाँ पे दे दिया इस कार्बन के अबाउट, तो कार्बन के अबाउट यहाँ पे क्या हो गया, एक लाइन अपवर्ड होगी। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं केवल और केवल इस वाले पार्ट को फोकस करके देखूं, लाइकवाइज केवल पूरा ध्यान आप यहाँ पे इस सर्कल पे डाल दो, तो अगर इस पूरा ध्यान सर्कल पे डालोगे तो आपको यहाँ दिखेगा दिस इज नथिंग बट अ रेगुलर टेट्राहेड्रल। ये हमारे पास क्या होता है, एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल होने का मतलब हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये बॉन्ड एंगल हमारे पास परफेक्टली 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 110 डिग्री आ रहा है। तो ये तो बात तो क्लियरिटी आ गई कि हमारे पास इसमें किसी तरह का एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि जो एंगल डिजायर्ड है कार्बन के लिए वो एंगल यहाँ पे एक्वायर हो रहा है। अब इस कार्बन की जैसे अपन ने बात की, रेस्पेक्टिवली इस कार्बन के लिए देखूंगा जो अदर कार्बन है, इसमें भी क्या होगा, अब जैसे दो वैलेंसी है तो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट हो रही है, तो बेटा एक वैलेंसी तो ये सब पॉइंट आउट कर दो डाउनवर्ड साइड में और एक वैलेंसी आप पॉइंट आउट कर दो अपवर्ड साइड में।
जो वैलेंसी तुमने डाउनवर्ड साइड में पॉइंट आउट करी, तो ये वाली वैलेंसी जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट दी एक्सियल वैलेंसी, और ये वाली जो वैलेंसी है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट दी इक्वेटोरियल वैलेंसी। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं, साइक्लोहेक्सेन में दो वैलेंसी रिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहा है ईच कार्बन के रेस्पेक्ट में, और बची हुई जो दो वैलेंसी है वो दो जगह पॉइंट आउट होती है, एक होती है इक्वेटोरियल और एक होती है एक्सियल। आई होप सो यहां तक का पार्ट समझ आ गया बेटा। ठीक, अब हर कार्बन के लिए अगर आप बात करो तो हर कार्बन के लिए हमारे पास वैलेंसीज जो होती हैं ऐसी एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले पार्ट में रहेगी विद रिस्पेक्ट टू दी गिवन हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब मैं यहां सर्कल को हटा रहा हूं वापस से। आई होप सो इस पार्ट को तुमने फोकस कर ही लिया होगा। वेल, अब हमारे पास क्या है, जैसे ये वाला पार्ट अपन ने लिया, राइट, ये वाला पार्ट अपन ने यहां पे लिया, तो अगर इसको ऐसा करो, ये वाला पार्ट को रब कर दो। अब जब आप इस वाले पार्ट को रब करोगे तो आप देखना यहां पे ध्यान से, दिस इज नथिंग बट दिस स्टेगर्ड फॉर्म। ये सोर्स वाला पार्ट जो अपन ने बनाया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो ये एक्जैक्टली सोर्स वाला पार्ट तुमको दिख रहा होगा कि जिसमें अपवर्ड डाउनवर्ड वैलेंसी और ये वैलेंसीज भी हमारे पास फार अपार्ट हो गई। तो रेस्पेक्टिवली इसके अंदर अगर देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट दी स्टेगर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? स्टेगर्ड फॉर्म। ये सोर्स प्रोजेक्शन हो गया विद रिस्पेक्ट टू टू कार्बन। अभी अपन ने एक वैलेंसी, एक कार्बन कार्बन वैलेंसी के रेस्पेक्ट में बात की। अब एग्जैक्टली यहां पे क्या होता है कि बाकी अगर मैं वैलेंसी को लेके चलूं तो बाकी वैलेंसी के लिए भी अगर बात करें अपन तो एग्जैक्टली ऐसा कैसे ही यहां पे सभी कार्बन के लिए रहता है। अब आप ये देख लो, दिस इज कार्बन नंबर 1, लेट अस पुट द कार्बन नंबर 1, या ये दे दिया अपन ने 2, ये वाला पार्ट दे दिया बेटा अपन ने 3, ये वाला पार्ट दे दिया अपन ने 4। अब जरा ध्यान से देखना, ये 2 वाले पार्ट के बाद अब 3 वाले जो कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे वो एक होगा अपवर्ड और एक होगा हमारे पास डाउनवर्ड। अगेन ये टेट्राहेड्रल वैलेंसी के रेस्पेक्ट में। फिर यहां पे पॉइंट आउट कर दिया, ये हो गया डाउनवर्ड और ये वाला पार्ट हो गया अपवर्ड। दिस इज एक्सियल एंड दिस इज दी इक्वेटोरियल वैलेंसी। क्लियर है? फिर अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं तो रेस्पेक्टिवली इसको बना दो, यहां पे ये H, ये हो गया एक्सियल वैलेंसी और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया इक्वेटोरियल वैलेंसी। फिर यहां पे अगर देखें तो दिस इज अगेन एक्सियल एंड दिस इज नथिंग बट दी इक्वेटोरियल वैलेंसी। क्लियर है? आई होप सो ये वाला पार्ट आपको नजर आया होगा इसमें कि भाई रेस्पेक्टिवली हर कार्बन जो है दैट्स अ परफेक्ट टेट्राहेड्रल। हर कार्बन हमारे पास क्या होता है? परफेक्ट टेट्राहेड्रल, और परफेक्ट टेट्राहेड्रल होने की वजह से इनमें हमारे पास किसी तरह का कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है। अब अपन जो स्टेगर्ड फॉर्म बनी हुई है उस स्टेगर्ड फॉर्म को एक्चुअली न्यूमान में प्रोजेक्ट करते हैं, राइट, जिससे कि आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि रिस्पेक्टिवली हमारे पास, मैं वर्ड बिठा रहा हूं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द ए एंड दिस इज द ई, दिस इज ई एंड दिस इज ए। ये ए ई इंडिकेट कर रहा है एक्सियल वैलेंसीज और इक्वेटोरियल वैलेंसीज को, राइट। अब अपन क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को फ्रंट ऑन यहां साइड्स जैसे व्यू देखते हैं। आपको ध्यान होगा बेटा कि जब अपन ने ये एक सोर्स प्रोजेक्शन बनाया था जिसमें अपन ने ग्रुप लिखा था इस तरह से 1, 2 और ये 3, और जो पीछे वाला कार्बन था हमारे पास उस कार्बन के ऊपर ग्रुप लिखा था अपन ने लाइकवाइज, एक स्टेगर्ड फॉर्म बना के दी। और जब इसको फ्रंट से देख रहे थे तो फ्रंट से देखने के बाद हमारे पास क्या था, दिस इज 1, 2, 3, ये तो हो गया फ्रंट वाला कार्बन, और यहां पे ये 1, 2 और ये 3, ये हो गया रियर वाला कार्बन। कब? जब स्टेगर्ड फॉर्म बनाई थी। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे बच्चे तो हमारे पास यहां भी इसी तरह की फॉर्मेट मिलेगी। ये जो हमारे न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखा रखा है वो दिखा रखा है विद रिस्पेक्ट टू दी 2 कार्बन एलिमेंट्स, है ना, 2 कार्बन के रेफरेंस में दिखा रखा है। अब हमें न्यूमैन इस मॉलिक्यूल के रेफरेंस में बनाना है, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं अपन इसका न्यूमैन प्रोजेक्शंस, ठीक। तब तक आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर लो, विजुअलाइज करके आइडेंटिफाई कर लो कि वैलेंसीज जो है ये वाला पार्ट एक्सियल एक्सियल है ना। ये ध्यान रखना कि 1 और 2 वाले पोजीशन पे मतलब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो एक्सियल वैलेंसीज वो एंटी पैरेलल होती है। मैं इसको ऐसे भी लिख दूं कि लाइक हमारे पास लाइक H1 मतलब C1 वाले कार्बन पे और C2 वाले कार्बन पे C2 C3 C3 C4 C4 C5 C5 एंड C6, इन सभी के जो एक्सियल वैलेंसीज हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। यहां पे जो एक्सियल वैलेंसी है दे आर नथिंग बट व्हाट दी एंटी पैरेलल। क्लियर है? सिमिलरली C1 C2 का एंटी पैरेलल हो गया, C2 C3 का हो गया, C3 C4 का हो गया, C4 C5 का हो गया, C5 C6 का हो गया, एंड देन उसके बाद C6 और C1 के रेस्पेक्टिव वैसे वैसे हो गया। दीज ऑल आर दी एंटी पैरेलल वैलेंसीज विद रिस्पेक्ट टू दी एक्सियल पोजीशंस, ठीक है। अब अपन आगे प्रोसीड करें। अच्छा, इक्वेटोरियल का भी देखो, तो इक्वेटोरियल में ध्यान से देखोगे तो जो 2 नंबर पे वैलेंसी दिख रही है तुमको, ये वाली वैलेंसी, और 5 नंबर पे जो वैलेंसी दिख रही है 2, 5 का जो इक्वेटोरियल है वो एंटी पैरेलल है,
इक्वेटोरियल का जो 2 5 वाली पोजीशन है वो एंटी पैरेलल है। इसी तरह से अगर मैं 1 और 4 का देखूंगा तो 1 वाली वैलेंसी इक्वेटोरियल वाली और 4 वाली वैलेंसी इक्वेटोरियल वाली, दोनों जगह फिंगर रख देता हूं, 1 वाली वैलेंसी और 4 वाली वैलेंसी, ये भी एंटी पैरेलल है। अब अपन इनका क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली जस्ट कीपिंग दी या वी आर पुटिंग दी न्यूमैन प्रोजेक्शंस। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे या पूरा ध्यान यहां पे। सबसे पहले तो यहां फ्रंट से विजुअलाइज करना शुरू किया। ठीक है, तो वी आर पुटिंग द डॉट। ठीक, अब डॉट वाला जो पार्ट है वो रेस्पेक्टिवली मेरे पास कार्बन दे रखा है नंबर 2, तो इसको ऐसे पॉइंट आउट करें अपन कि क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे। तो 2 नंबर वाले पार्ट के ऊपर एक तो दिख रहा है हाइड्रोजन, ये है ए वाली पोजीशन, यानी कि है एक्सियल। इधर अगर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूं तो दिस इज गिवन एज व्हाट दी इक्वेटोरियल, राइट। ये हो गया हमारे पास कार्बन नंबर 2। अब ये फ्रंट वाला कार्बन 2 नंबर ये अटैच्ड है यहाँ पे 3 नंबर वाले कार्बन से, दिस इज अटैच्ड विद द थर्ड कार्बन। ठीक है, ये वैलेंसी हो गई। ये 3 नंबर वाला कार्बन जो है, नाउ दिस इज अटैच्ड विद द 4th नंबर कार्बन, ये 4th वाला कार्बन हो गया। 4th कार्बन पे अगर मैं फाइंड आउट करूं तो देखो वैलेंसीज में यहां पे दिस इज नथिंग बट HA। ठीक है, एक्सियल वैलेंसीज। और इसी तरह से अगर ये वाला पार्ट फाइंड आउट करूं, ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल वैलेंसी। ये बेसिकली हमारे पास फ्रंट साइड हो गई विद रिस्पेक्ट टू व्हाट दी गिवन मॉलिक्यूल, है ना। अब अगर यहां पे देखें तो थर्ड वाली पोजीशन में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो हमारे पास ये थंब वाला पार्ट हो गया, इसको तो आप 2D में विजुअलाइज कर नहीं पाओगे। इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है जो अपवर्ड जा रहा है, तो उसको भी अगर आप चाहो तो यू कैन शो इट इन दिस वे। क्लियर। अब यहां पे हमारे पास हो गया थर्ड कार्बन। अब फोर्थ के पीछे कौन सा कार्बन हो गया, 5। तो पीछे वाले कार्बन को शो करने के लिए क्या दिखाते हैं यहाँ पे, यार कीपिंग दी सर्कल। ठीक है, अब जरा 5 वाले कार्बन को देखो बेटा, 5 वाले कार्बन पे एक्सियल वैलेंसी व्हाट, अपवर्ड, तो ये मैंने यहां पे ले लिया, दिस इज HA। इक्वेटोरियल वैलेंसी इज व्हाट, डाउनवर्ड। ये एक्सियल, डाउनवर्ड और अपवर्ड अगर आप दिखाओ तो उसको ऐसे मत दिखा देना किसी भी तरह से, ये बिल्कुल गलत हो गया है, 180 एंगल नहीं है। तो आपको करना क्या है, जब आप शो करो तो विल शो इट इन दिस वे कि जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 109 डिग्री या 110 डिग्री के अराउंड दिखता रहे। अब यहां पे हो गया ये एक्सियल वैलेंसी, और ये वाली जो वैलेंसी हो गई, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, इक्वेटोरियल वैलेंसी। अब 5 वाले कार्बन पे ये 2 हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन तो हमने दिखाई दिया, बची तीसरी वैलेंसी। वो तीसरी वैलेंसी बेटा अब यहां चली गई, दिस इज कार्बन नंबर 5। और 5 वाला पार्ट जो है हमारे पास वो किससे जाके जुड़ेगा, 6 वाले पार्ट से। और 6 नंबर जो है वो हमारे पास किसके पीछे आ रहा है, एक मिनट, दिस इज 5, तो ये 4 के पीछे ये 5 हो गया, दिस इज द कार्बन नंबर 6। और 6 वाला जो पार्ट है किससे अटैच्ड है, यहाँ पे 1 से, और ये वाला जो पार्ट है वो 2 से जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा 4th कार्बन, 4 के पीछे कौन सा वाला कार्बन आ गया, दिस इज 4 एंड दिस इज नथिंग बट 5 के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो दिस इज नथिंग बट कार्बन नंबर 6 का जो अटैचमेंट है वो हो गया हमारे पास यहाँ पे 1 नंबर कार्बन से। 1 नंबर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन अगेन दैट्स एक्सियल, और ये वाला जो पार्ट हो गया दिस इज नथिंग बट अगेन इक्वेटोरियल पोजीशंस। 6 नंबर कार्बन पे अगर जब देखोगे तो 6 नंबर कार्बन के रिस्पेक्ट में भी जो HA है वो डाउनवर्ड है। अच्छा, HE जो होगा वो मॉलिक्यूल में इस तरह से अंदर की तरफ पॉइंट आउट होगा, जिसको हम मोर ओवर इस वाले पार्ट पे शो नहीं कर रहे। तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर द साइक्लोहेक्सेन इन द चेयर फॉर्म, है ना। ये चेयर फॉर्म के अंदर हो गया। फिर से रिपीट कर दूं, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है वो इस तरह से कि आपके पास एक्सियल वैलेंसीज जो होती हैं एडजेसेंट एटम के ऊपर, यानी कि हमारे पास 1 2 पहले, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे और पहले पे, अगर हम हाइड्रोजन की वैलेंसीज एक्सियल वाली को देखेंगे तो ये एंटी पैरेलल होंगी। और रेस्पेक्टिवली अगर इक्वेटोरियल की बात कर रहा हूं तो इक्वेटोरियल के अंदर हमारे पास 1 से 4 वाला, 2 से 5 वाला, 3 से 6 वाला, ये जो इक्वेटोरियल वैलेंसीज हैं दीज आर नथिंग बट एंटी पैरेलल। ठीक है, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो दीज आर नथिंग बट व्हाट, हैविंग सच काइंड ऑफ प्लेन्स, है ना। ये इसी तरह से हमारे पास इस तरह से एक प्लेन में आती है। तो आप ये देख लेना, ये इक्वेटोरियल वाला जो पार्ट है ये इस तरह से सेम प्लेन में लाई करता है, कब, 6 का 3 के रेस्पेक्ट में, 2 का 5 के रेस्पेक्ट में, और 1 का 4 के रेस्पेक्ट में। आपका मन करे जहां से आप नंबरिंग करना शुरू कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अपन इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। आई थिंक समझ आ गया यहां तक। इसमें आप देख रहे होंगे साफ साफ कि ये मॉलिक्यूल में दिस इज फ्री फ्रॉम, मतलब साइक्लोहेक्सेन एक्सपेरिमेंटली सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म क्यों एक्वायर हुई साइक्लोएल्केन की, तो दिस इज फ्री फ्रॉम नंबर 1
एक तो कौन सी वाली स्ट्रेन नहीं है इसमें यहाँ पे, टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन किस चीज को बोलते थे बेटा, बॉन्ड पेयर का एडजेसेंट एटम के ऊपर रिपल्शंस की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस अपन एक्वायर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एडजेसेंट एटम, वो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम, ठीक है, नंबर एक। दूसरा वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक और हमारे पास है स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो भी यहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि सभी जगह पे कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट, और जितनी अपन ने मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर कर सकते थे उतनी एक्वायर कर रखी है, तो यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं है। तीसरा वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं एंगल स्ट्रेन की, तो एंगल स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो एंगल स्ट्रेन भी हमारे पास इस मॉलिक्यूल में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, this part and this part is perfectly nothing but what, each one is perfectly a tetrahedral, यानी कि बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट का है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा आता है दी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। मतलब मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप अगर लगा रखा हो तो वो किस पोजीशन के ऊपर एक्वायर होगा, ये हम फाइंड आउट करते हैं, और उसी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंग फ्लिपिंग। एक चेयर फॉर्म का दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्जन होने के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट दोस पार्ट्स।